चैप्टर 80। सबने किया प्रिया को इग्नोर। ईशानी के लिए लड़ना। सब वेलकम करने के लिए खड़े थे। सुकेत जी ने ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम मिस्टर आहूजा। देवेंद्र जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर सुकेत जी राजेंद्र जी को ग्रीट करते हुए वेलकम मिस्टर राजेंद्र जी। आहूजा फैमिली हॉल में आ गए। रितिका तो ईशानी और नंदिनी से मिलने के लिए ऊपर उसके रूम की तरफ चली गई। वहीं प्रिया तो बस एक टक अभिषेक को देख रही थी। वे अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए आगे आकर सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते, मैं प्रिया हूँ। इस वक्त वे बहुत संस्कारी लग रही थी, मानो उससे ज़्यादा मासूम और संस्कारी लड़की तो इस पूरी दुनिया में ही ना हो। पर प्रिया को देखकर तो देवेंद्र जी और रितिका के दादाजी तो उनका मुंह ही बन गया। राजेंद्र जी का भी यही हाल था। उन्हें भी प्रिया बहुत चालाक लग रही थी। ऐसे भी उन्हें प्रिया के बारे में अच्छे से पता था कि उसने ईशानी के साथ क्या क्या किया था, जिस वजह से उन्हें मेहरा फैमिली और प्रिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। आखिरकार ईशानी उनकी प्यारी बेटी थी, वे इसे किसी को भी परेशान नहीं करने दे सकते थे। रितिका की मॉम पूर्णिमा जी ने भी अपना मुंह बना लिया था। उसे प्रिया की आंखों में सिर्फ चालाकी और मक्कारी ही नजर आ रही थी। वे जानते थे ये लड़की है जिसकी वजह से उनकी बच्ची ईशानी को बहुत दुख सहना पड़ा था। उन तीनों ने उसे कुछ नहीं बोला, बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं अभिषेक बस चुपचाप बिना किसी इमोशन के बैठा था। उन्हें यहाँ इस मेहरा फैमिली से कोई मतलब नहीं था। वे तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, पर अपनी बहन ईशानी के जन्मदिन की पूजा को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था। वहीं प्रिया ने जब आहूजा फैमिली का ऐसा फीका रिएक्शन देखा तो उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उसने फिर अभिषेक को देखा जो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। वे तो उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। ये देखकर तो प्रिया और भी ज़्यादा मायूस हो गई। अभिषेक बहुत ज़्यादा हैंडसम था, राहुल तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। प्रिया को तो अब अपने डिसीजन पर थोड़ा पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने इंतज़ार ना करके राहुल को पहले ही चुन लिया था। पर उसे कहाँ पता था कि राहुल भी उसके बारे में ठीक यही सोचता है। वे भी तो प्रिया को छोड़कर अब ईशानी से शादी करना चाहता था। आखिरकार दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, लालची और मक्कार। तभी पूर्णिमा जी बोली, क्या मेरी बच्ची तैयार नहीं हुई है? उनकी बात सुनकर दादी माँ बोली, वो तो अपने काम में डूबी हुई थी। वे तो नंदिनी ही कुछ देर पहले उसके रूम में गई है उसे तैयार होने के लिए बोलने के लिए। उनकी बात सुनकर पूर्णिमा जी हंसते हुए बोली, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। मेरी बच्ची को तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पहले भी वो इसी तरह काम में डूब जाती थी। तब तो वे दिल्ली में थी और हम सब हर दिन उसे फ़ोन करके खाने के लिए, खुद का ध्यान रखने के लिए परेशान करते थे। और जब भी वे मुंबई आती तब तो वे खुद जब तक उसे अपने हाथों से खाना ना खिलाती तब तक उसे याद भी नहीं रहता कि उसे खाना है और रेस्ट भी करना है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे पूर्णिमा जी, ये भला कैसी बात हुई? ईशु मेरी भी बेटी है और तो और वो मेरे पास भी उतना ही समय रही है जितना आपके पास रही है। मैं अभी तो अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाकर ज़बरदस्ती उसे सुलाती थी, पर यहाँ तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे मेरी ईशु सिर्फ आपकी बेटी है। वो मेरी प्यारी बातें हैं और सबसे ज़्यादा तो वह मुझसे ही प्यार करती है। यह आवाज़ सुनकर सब पीछे देखने लगे, जहाँ सहगल फैमिली अंदर आ रही थी। और ये बात अनुजा की मम सुनिधि सहगल ने बोला था। सुनिधि जी मुंह बनाते हुए पूर्णिमा जी को देख रही थी। दोनों में तो हमेशा इस बात की कंपटीशन लगी रहती कि ईशानी सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है। सुनिधि जी के साथ ही अनुजा के दादाजी अविनाश सहगल, दादी माँ देविका सहगल, डैड निखिल सहगल और भाई वेद सहगल आ रहे थे। उन सबको देखकर सुकेत जी के साथ बाकी सब भी उठकर उन्हें ग्रीट करने लगे। फैमिली में दादाजी और दादी माँ को छोड़कर सब हैरान थे। उन्हें तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ईशानी के जन्मदिन की पूजा में इतने बड़े बड़े फैमिली के एल्डर्स भी शामिल होंगे। उन्हें तो लगा था ईशानी की दोस्त और उनके माँ बाप ही बस इस पूजा में आएंगे, पर यहाँ तो सब आए हैं। वहीं सुकेत जी और आरती जी को थोड़ा जलन हो रहा था।
उनकी बेटी सुनिधि जी और पूर्णिमा जी को इतने क्लोज है, सोचकर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था। अगर उस वक्त वे भी ईशानी से अच्छे से प्यार से पेश आए होते तो आज ईशानी उनके साथ भी शायद इतने ही प्यार से रह रही होती जितना वे सुनिधि जी और पूर्णिमा जी के साथ क्लोज रहती थी। वहीं अब तो प्रिया ने फिर से अपनी अच्छे बनने की नाटक शुरू कर दिया, पर सहगल फैमिली में से भी किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रिया ने वेद को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया हैंडशेक करने के लिए, पर वेद उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करके आगे चला गया, जैसे उसने प्रिया को देखा ही ना हो। वहीं वेद को भी उसे ऐसे इग्नोर करते देख प्रिया को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। उसने अपना हाथ को पीछे खींच लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था आज सब जब वे इतनी खूबसूरती से तैयार हुई थी कि कोई भी उसे हॉटनेस पर फिदा हो जाए, तो फिर ये दोनों लड़के उसे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, जैसे वो कोई हवा हो। उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। आखिरकार वह इन सब के लिए ही तो तैयार हुई थी, फिर क्यों वे सब उसे नज़र देख भी नहीं रहे थे। सब वहीं बैठ गए। अनुजा ऊपर ईशानी के रूम में चली गई, क्योंकि उसे पता था कि रितिका और नंदिनी दोनों ईशानी के रूम में हैं। वेद अभिषेक के पास बैठ गए। ऐसे भी दोनों दोस्त थे, फिर भी ईशानी को लेकर कभी कभी दोनों के बीच झड़प हो जाती थी। रविकांत जी और प्रभा जी को देखकर सबने ग्रीट किया, फिर सब बैठ गए। अविनाश जी और देवेंद्र जी दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने वाली नज़रों से देख रहे थे। तभी अविनाश जी देवेंद्र जी से अपने नज़र हटाकर रविकांत जी की तरफ देखकर बोले, रविकांत जी, वैसे मेरी प्यारी पोती यहाँ रह रही है, और मैं चाहता था कि पूजा हमारे घर पर हो और सारे इंतजाम भी हो गया था, पर लगता है मेरी किस्मत खराब है जो पूजा यहाँ होने वाली है। उनकी बात सुनकर दादाजी और कुछ बोलते उससे पहले ही देवेंद्र जी हंसते हुए बोले, देखो बोल कौन रहा है जो मेरी पोती को मुझसे दूर करने में लगा हुआ है। जब मैं बोल रहा था मेरी पोती के जन्मदिन की पूजा मेरे घर पर होगी, तब तो कोई बड़ी चालाकी से पहले ही सबको इनवाइट कर रहा था और बिना बोले तैयारी कर रहा था ताकि मेरी पोती की पूजा उसके घर में हो। उन दोनों की इनडायरेक्ट बातें सुनकर और एक दूसरे की तिरछी नज़रों से घूरते हुए देखकर सब समझ गए कि इन दोनों के बीच ईशानी को लेकर इनडायरेक्ट लड़ाई हो रही है। तभी अभिषेक अपने दादाजी की तरफ देखकर कंफ्यूज होते हुए बोला, दादाजी आप ये क्या बोल रहे हैं? किसने आपसे इशू को दूर करने की कोशिश किया? उसकी बात सुनकर बाकी सब भी देवेंद्र जी की तरफ देखने लगे, पर सबको पता चल गया था कि देवेंद्र जी अविनाश जी की ही बातें कर रहे हैं, पर किसी को भी पूरी बात नहीं पता था। तभी देवेंद्र जी मुंह बनाकर बोले, और कौन हो सकता है? यह अविनाश ही है जो मेरी पोती को हमेशा मुझसे छीनने की कोशिश करता रहता है। जब मैंने इसे बताया कि मुझे अपनी ईशानी के जन्मदिन की पूजा इस बार अपने घर में रखवानी है, तो ये चालाक बुढ़ा ने चालाकी करके बाजी मार लिया, क्योंकि इसने मेरे किसी को बात बताने से पहले ही मेरे आइडिया को कॉपी करके सबको फ़ोन करके बता दिया कि पूजा इस बार उसके घर में होगी, और महापंडित जी को भी खबर दे दिया और लग गया तैयारी करने में। देखो अब तो पूजा उसके घर में भी नहीं हुई। इसे कहते हैं जैसे को तैसा वाली किस्मत। यह कहकर देवेंद्र जी अविनाश दादाजी को घूरने लगे। उनकी बात सुनकर अविनाश जी भड़क गए और थोड़ा गुस्से में बोले, मैंने तेरा आइडिया नहीं चुराया। मैंने भी पहले से ही ये सोच रखा था कि मेरी पोती का जन्मदिन की पूजा मेरे घर में होगी, और ये तू बुढ़ा किसे कह रहा है? बुढ़ा होगा तू। वहीं सभी तीनों फैमिली उन दोनों की लड़ाई देख रहे थे। सहगल फैमिली और आहूजा फैमिली तो इस लड़ाई को देखकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने तो पहले भी इन दोनों को ईशानी के लिए लड़ते हुए देखा है। वहीं मेहरा फैमिली में सभी हैरान थे। ये दोनों बड़े परिवार के हेड ईशानी के लिए किसी बच्चे की तरह लड़ रहे थे। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।